हेलो। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर चर्चा करूंगी। आज का लेक्चर हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है और यह कार्य और ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा या नियत ऊष्मा से एक कार्य की नियत मात्रा प्राप्त होती है, परंतु इस नियम से यह अभिव्यक्त नहीं होता कि ऊष्मा को सदैव पूर्णतः कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। तो पहली बात आपको समझ में आई। पहली बात यह है कि ऊष्मा की कितनी मात्रा कार्य में परिवर्तित होगी, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह नियम यह भी व्यक्त नहीं करता कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या है। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा भी हम फर्स्ट नियम से नहीं बता सकते। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। उदाहरण के रूप में हमने दो सिस्टम निकाय कंसिडर करे, ए और बी, जिनके टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड हैं और ये परस्पर ऊष्मीय विनिमय करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक निकाय द्वारा दी गई नेट ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा दी गई नेट ऊष्मा के बराबर होती है। एक दे रहा है और एक निकाय ले रहा है, परंतु इस नियम से यह ज्ञात नहीं होता कि ए व बी निकाय में से किसके द्वारा ऊष्मा दी जाएगी और किसके द्वारा ली जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है। अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि उच्च ताप ए से ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप बी की ओर होता है, परंतु निकाय बी से निकाय ए की ओर नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से हमने बताया कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि घूर्णन करते हुए एक पहिए को घर्षण द्वारा रोका जाए तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु यह कभी नहीं पाया गया कि पहिया स्वयं परिवेश से ऊष्मा लेकर घूर्णन प्रारंभ कर दे और ग्राह्य ऊष्मा को घूर्णन गतिज ऊष्मा में रूपांतरित कर दे। ऐसा कभी नहीं देखा जाता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, और ये डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट लॉ से हमें मालूम नहीं हो रही है। ये हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है। निकाय ए 100 डिग्री टेम्परेचर, निकाय बी 50 डिग्री टेम्परेचर, तो ऊष्मा का प्रवाह 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी निकाय ए से 50 डिग्री सेंटीग्रेड निकाय बी की ओर होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री यानी निकाय बी से निकाय ए की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। इन दोनों उदाहरणों से आपको क्या समझ में आता है कि इसमें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उल्लंघन नहीं होता, परंतु प्रकृति में ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रोसेस नहीं पाए जाते हैं जिससे स्वतः ऊष्मा ग्रहण की दिशा का निर्धारण हो सके। अतः एक ऐसा नियम भी होना चाहिए जो प्रक्रमों की दिशा का निर्धारण कर सके। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को की उपरोक्त कमी को ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से निराकरण होता है। ठीक है, निराकरण किया गया। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए अनेक कथन दिए गए हैं, परंतु इन सब का समान तात्पर्य है। इन कथनों में दो कथन विशेषतः महत्वपूर्ण हैं। प्रथम कथन केल्विन तथा प्लांक का ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्लासियस का कथन है। यह कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। आइए स्टडी करते हैं केल्विन और प्लांक का ऊष्मा इंजन पर आधारित क्या कथन है। केल्विन और प्लांक का कथन क्या बोला इन्होंने? कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में कार्य करते हुए
केवल एक सोर्स से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है। केल्विन का मूल कथन जो है वो क्या है? किसी निकाय से निरंतर ऊष्मा प्राप्त कर उसके ताप को परिवेश के ताप से कम करके कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। तो केल्विन और प्लांक के हीट इंजन पर आधारित कथन के अनुसार ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल प्रोसेस है कि सोर्स से T1 केल्विन जो सोर्स है, हीट सोर्स, उससे Q1 ऊष्मा ली जाए, W कार्य किया जाए और Q2 ऊष्मा सिंक को दी जाए। ये हीट इंजन है, ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने हीट सोर्स से Q1 ऊष्मा ली और वो ऊष्मा टोटल कार्य में परिवर्तित हो गई, W बराबर Q1 आ गया और सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दी गई। ये प्रोसेस असंभव प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो हीट इंजन पर आधारित स्टेटमेंट है वो केल्विन और प्लैंक के द्वारा दिया गया। आइए क्लासियस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं। उपरोक्त कथन को कार्नो इंजन के इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जब कार्नो इंजन में हीट सोर्स और हीट सिंक का ताप बराबर होता है तो इंजन की दक्षता 0 होती है, अर्थात उससे कार्य प्राप्त करना संभव नहीं होता है। सोर्स से ली गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करने का तात्पर्य क्या है? सिंक को कोई ऊष्मा निष्कासित न की जाए। यह अवस्था सिंक का ताप 0 डिग्री केल्विन रखकर प्राप्त हो सकती है, जो असंभव है। ठीक है, हम सिंक का ताप 0 डिग्री केल्विन नहीं रख सकते, तो हमारे पास में इसी प्रकार इंजन में केवल एक ही ऊष्मा स्रोत से कार्य की सतत प्राप्ति भी असंभव है, अर्थात ऊष्मा सिंक का होना, कुछ ऊष्मा सिंक को निष्कासित करना अनिवार्य होता है। क्लासियस के कथन के बारे में देखते हैं। क्या कथन दिया क्लासियस साइंटिस्ट ने? कोई भी ऐसी युक्ति, कोई भी ऐसी डिवाइस, ऐसी टेक्निक असंभव है जो साइक्लिक प्रोसेस में कार्य करते हुए बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता के निम्न ताप से निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके। दूसरे शब्दों में, ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रवाह होना असंभव होता है। आइए चित्र से और स्पष्ट करते हैं। ये चित्र है, देखिए ये प्रोसेस जो है ये रेफ्रिजरेटर पर आधारित है इनका सिद्धांत। तो ये प्रोसेस ए जो है वो संभव प्रोसेस है, पॉसिबल प्रोसेस है। T2 से सिंक से आप Q2 ऊष्मा ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी का होना ज़रूरी है जो कार्य कर रही है W। तब हम Q1 ऊष्मा को उच्च ताप पर पहुंचा सकते हैं। ये प्रोसेस पॉसिबल है, जबकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ये असंभव प्रक्रिया है। निम्न ताप पर T2 डिग्री केल्विन टेम्परेचर से ऊष्मा को डायरेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के उच्च ताप तक की निकाय तक पहुंचना असंभव है। तो ये 2 स्टेटमेंट थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट हम जो है इक्विवेलेंसी ऑफ बोथ स्टेटमेंट की बात करेंगे। बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट है उनकी इक्विवेलेंसी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 के नाम से होगा। धन्यवाद।